गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राम सिंह मीना, प्रवक्ता यांत्रिक, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रतापगढ़ में कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय कोड है ME 301। सब्जेक्ट का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें चैप्टर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे कंडेंसर। कंडेंसर क्या है? रेफ्रिजरेशन डिवाइस है। ये रेफ्रिजरेशन डिवाइस जो इसके अंदर हम कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस। तो हम कंप्रेसर के बारे में पढ़ चुके, आप पढ़ रहे हैं हम कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर क्या होता है? इसका हमारा रेफ्रिजरेशन में किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार से हम इसको रेफ्रिजरेशन में हम यूज करते हैं। जैसे उदाहरण माना कि हम रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर कहाँ पे लगाते हैं, कौन कौन से टाइप के कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर कितनी कैपेसिटी के होते हैं, इन सब के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंडेंसर बोलते हैं, इसे हम द्रवणित या संघनित से जानते हैं। यह एक ऊष्मा विनियंत्रित होता है। यह एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस होती है। इसका काम संपीड़ित से प्राप्त होने वाली उच्च ताप प्रशीतक वाष्प की ऊष्मा को शीतलन माध्यम द्वारा अंतरित करता है। ये क्या है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट आता है गर्म उच्च ताप वाला, उसे क्या करता है? ठंडा करता है। संघनित में प्रशीतक के द्रवणित की क्रिया में इसके द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा सीधे या किसी अन्य माध्यम द्वारा या तो हम डायरेक्ट वातावरण में छोड़ सकते हैं या किसी माध्यम के द्वारा वातावरण में छोड़ते हैं। तो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। मतलब कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं? शीतलन माध्यम के आधार पर कंडेंसर 2 प्रकार के होते हैं। हम क्या है कि कंडेंसर को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है एयर कोल्ड कंडेंसर और दूसरा है वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो एयर कोल्ड कंडेंसर है वो कितने प्रकार का होता है? अब यहाँ पे एयर कूल्ड कंडेंसर है जिसे हम वायु शीतित द्रवणित या वायु शीतित संघनित भी बोलते हैं। ये हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संवहन वायु शीतलित संघनित। अब हम देखते हैं नंबर 2 है फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, जिसे हम बोलते हैं प्रणोदित संवहन वायु शीतलित संघनित। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम इन दोनों में से एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, जो हमारा प्राकृतिक संवहन वायु शीतलित संघनित है। वो किस प्रकार इसकी बनावट होती है, किस प्रकार से वर्क करता है। इस प्रकार के संघनित में शीतलन क्या होता है? हम जानते हैं कि एयर है तो हमारा जो माध्यम है वो वायु ही होगी, और इसकी नलियां हैं जो नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर की, तो इसकी नलियां किसकी बनी होती है? या तो वो तांबे की बनी होती है या इस्पात की। अच्छी ऊष्मा हस्तांतरण, हम जानते हैं कि अच्छा हीट ट्रांसफर हो, इसके लिए हम नली को मुक्त तांबे की बनाई जाती है। और ऊष्मा का हस्तांतरण क्षेत्र बढ़ाने के लिए हम नलियों को प्लेट प्रकार की पंखुड़ियां फिन्स लगी होती है, हम क्या है उसमें फिन्स लगा देते हैं। और इस प्रकार संघनित में ऊष्मा का हस्तांतरण केवल प्राकृतिक संवहन द्वारा होता है, जिससे संपीड़क में आने वाले उच्च ताप प्रशीतक की ऊष्मा को शीतलित करता है। अब ये हमारा जो नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड है, जो हमने चित्र में दिखाया गया है यहाँ साइड में नेचुरल, इसमें देखो, इसमें बफर इन और आउट हो रहा है। इसमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल हम फैन वगैरह या ब्लोअर नहीं लगाते, हम सीधा देखते हैं नेचुरल जो हमारी हवा चलती है प्राकृतिक, उसके द्वारा जैसे हवा के संपर्क में नलियां आती है, नलियों का अंदर क्या होता है हमारा
उच्च ताप पर रेफ्रिजरेंट होता है। जो उच्च ताप के संपर्क में जैसे ही एयर आती है तो वहां एयर गर्म हो जाती है। गर्म होने पर उसका जो नलियों के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर क्या है, कम हो जाता है। और हमें भी मेन इसका मोटिव यही है, हमें इसका टेम्परेचर कम करना होता है। इस प्रकार के संगणितों का उपयोग हम घरेलू रेफ्रिजरेटरों, फ्रिजों, जल शीतलकों में किया जाता है। अब हमारा आता है फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। अब इसमें हम देखते हैं कि नाम से पता चल रहा है फोर्स का मतलब हम किसी हवा में हम फोर्स देंगे, या तो फैन द्वारा या ब्लोअर द्वारा। इस प्रकार के संघनित की बनावट लगभग प्राकृतिक संवहन वायु शीतली संघनित के समान होती है, परंतु इसमें वायु की गति बढ़ाने के लिए एक पंखा या ब्लोअर लगा दिया जाता है, जिससे वायु की गति बढ़ जाती है और ऊष्मा हस्तांतरण की क्षमता बढ़ जाती है। प्रणोदित संवहन वायु संघनित की क्षमता प्राकृतिक वायु शीतली संघनित से अधिक होती है और ऊष्मा हस्तांतरण रेट बढ़ जाती है। इस प्रकार के संघनित बड़ी प्रशीतन इकाइयों में 350 किलोवाट तक की क्षमता के लिए काम में लिए जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जैसे कहीं पे जैसे आइस बनानी है, आइस प्लांट है, कोल्ड स्टोरेज है, वहां पे हम क्या है कि ये फोर्स टाइप एयर कूल्ड जो कंडेंसर है उसका यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, ये भी क्या है, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। बेस माउंटेड एयर कूल्ड कंडेंसर, जो फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर का डायग्राम है, ये हमारा बेस माउंटेड एयर कूल्ड कंडेंसर। क्योंकि इन दोनों का जहां पे कंडेंसर और जो फैन है दोनों एक ही आधार पे, कंप्रेसर, तो ये क्या दोनों एक ही आधार पर होने से हम इसे क्या बोलते हैं, बेस माउंटेड एयर कूल्ड कंडेंसर। एक होता है रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर। रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर को बोलते हैं हम सुदूर वायु शीतली संघनित। इसमें क्या है कि हमारा जो ये कंडेंसर है ये डिवाइस से बाहर होता है, जैसे पूरी हमारे रेफ्रिजरेशन डिवाइस है उससे अलग से लगाया जाता है इसे, इसलिए इसका नाम है हमारा रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर है। अब हम देखते हैं कि हम जो बेस्ट माउंटेड एयर कूल्ड कंडेंसर है इसका उपयोग हम 10 टन या इससे कम क्षमता वाले प्रशीतन निकायों में किया जाता है, जबकि हम 10 या 10 से अधिक के लिए हम सुदूर वायु शीतली संघनित का उपयोग करते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया, ये देखो यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि इन दोनों नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर और फोर्स कन्वेक्शन एयर कूल्ड, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या है कि एक का यूज हम घरेलू रेफ्रिजरेटर वगैरह में करते हैं, बल्कि दूसरे का उपयोग हम बड़े 350 किलोवाट, बहुत ज्यादा है, 350 किलोवाट लोड है, ये बहुत ज्यादा है, इसका उपयोग हम बड़ी कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट्स में इसका उपयोग करते हैं। अब हमारा आता है इसके साथ में एयर कूल्ड, जो हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर है वो इसी के साथ खत्म होता है। अब आता है हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है, अब ये देखो नाम से ही पता चल रहा है जहां वाटर। अब हम जानते हैं कि पहली चीज है कि वायु की अपेक्षा जल का जो ट्रांसफर कोफिशिएंट का मान होता है वो 100 गुना होता है। जो जल का ट्रांसफर कोफिशिएंट का मान है वो 100 गुना, मतलब जल किसी चीज को एयर के कंपेयर में 100 गुना ठंडा करता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन संघनितों में जल का उपयोग शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। नाम से भी पता चल रहा है कि वाटर कूल्ड कंडेंसर है, तो यहाँ पे माध्यम क्या होगा, वाटर होगा, तथा उन स्थानों पर उपयोग किए जाते हैं जहां साफ पानी पर्याप्त मात्रा में आसानी से कम लागत पर उपलब्ध हो। अब हम जानते हैं कि इसमें वाटर की बहुत ज्यादा खपत होती है, इसलिए साफ पानी
अधिक मात्रा में कम लागत पर उपलब्ध होता है, वहां हम इस प्रकार के वाटर कूल्ड कंडेंसर का उपयोग करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो इसका जल का उष्मा हस्तांतरण गुणांक जिसे हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का मान वो वायु के कंपेयर में 100 गुना होता है। अब हमारा आता है टाइप ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। जल शीतली संघनित 3 प्रकार का होता है। पहला है डबल ट्यूब कंडेंसर, दूसरा है सेल एंड कॉइल कंडेंसर और नंबर 3 है सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो हम नंबर 1 पढ़ते हैं, डबल ट्यूब कंडेंसर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डबल ट्यूब होती है। इसमें डबल ट्यूब जो चित्र में दिखाई गई है, ये देखिए, इसमें डबल ट्यूब है, एक बड़ी ट्यूब है, एक उसके अंदर एक छोटी ट्यूब है। अब हम देखते हैं कि जो बड़ी ट्यूब होती है, इसके दोनों तरफ ट्यूब, एक तरफ से मतलब पतली लेयर, जैसे बड़ी ट्यूब के चारों तरफ पतली एक लेयर बना दी हमने, उसके अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। रेफ्रिजरेंट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि हमारा जो पानी है, वाटर है, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इन दोनों का फ्लो है वो काउंटर फ्लो है, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में। तो इस प्रकार के संघनित में एक बड़ी नलिका में से एक छोटी नलिका लगी होती है। अंदर वाली नलिका में जल प्रवाहित होता है, जबकि दोनों नलिकाओं के बीच वाले स्थान में से प्रशीतक प्रवाहित होता है। जल एवं प्रशीतक दोनों विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं, जिससे संघनित की ऊष्मा हस्तांतरण दक्षता काफी अधिक होती है, परंतु इस संघनित की संरचना जटिल होती है। इसका उपयोग केवल 70 वाट तक की क्षमता वाली प्रशीतन प्रणालियों में ही उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग हम 70 किलोवाट तक ही करते हैं। अब नंबर 2 आता है हमारा सेल एंड कॉइल कंडेंसर। सेल एंड कॉइल कंडेंसर नाम से ही पता चल रहा है, सेल का मतलब कोष और कॉइल का मतलब कुंडली। तो हम जानते हैं कि एक जो सेल है वो इस्पात की बनी होती है। इस सेल के अंदर ही एक कॉइल लगी होती है। तो हम देखते हैं कि ये सेल है, इसमें ऊपर से हमारा जो बफर है, जो रेफ्रिजरेंट है, वो इन होता है और नीचे की तरफ आउट होता है। इसी प्रकार हमारे कॉइल के अंदर है जो वाटर है वो नीचे से इनलेट होता है और ऊपर की तरफ आउटलेट होता है। इसमें एक इस्पात का जो हमारा कोष है वो बना होता है। जो कोष संघनित तथा अभिग्राही रिसीवर दोनों का कार्य करता है। इसमें अलग से अभिग्राही लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इस संघनित के कोष के भीतर एक या एक से अधिक जल कुंडलियां होती है। इस संघनित में कोष के ऊपर की ओर प्रशीतक वाष्प का प्रवेश तथा नीचे की ओर प्रशीतक द्रव का निकास होता है। कुंडली एवं कुंडली संघनित का उपयोग हम अब ये देखते हैं। हम ये कोष और कुंडली संघनित का उपयोग हम 35 किलोवाट तक की क्षमता के लिए करते हैं। 35 किलोवाट तक ही ये सीमित है। अब हमारा था सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। सेल एंड ट्यूब नाम से पता चल रहा है कोष और नलिका। इस प्रकार के संघनित में एक इस्पात का बना बेलनाकार कोष होता है। अब वहां पे एक कोष बना था, यहाँ पे एक बेलनाकार कोष है। इसमें अनेक जल की नलिकाएं लगी होती है। ये देखो अंदर जल की नलिकाएं लगी हुई है। इसमें इसके दोनों सिरों पर नली सीट से जुड़ी रहती है। दोनों सिरों पर नली जुड़ी हुई है। नली वेल्डिंग द्वारा कोष के साथ जुड़ी होती है। इसकी नलिकाओं में जल प्रवाहित होता है। इसमें गर्म वाष्प ऊपर से प्रवेश करती है। ये देखो यहाँ से गर्म वाष्प प्रवेश करती है और नीचे से जल द्वारा ठंडी होकर निकलती है। अब ये देखो यहाँ से गर्म वाष्प प्रवेश करती है, तो इन जो नली है इन सब में क्या है, वाटर है। तो ये वाटर के संपर्क में जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पे ये
पूरा यहाँ से संपर्क में आता है, नीचे से निकलता है। तो ये संपर्क में आने से, जब ये संपर्क में आने से यहाँ पे क्या वाटर गर्म हो जाएगा, वाटर गर्म होगा तो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से ही क्या यहाँ से निकलेगा, ठंडा होकर बाहर निकलती है। क्योंकि जब वाष्प ऊपर से प्रवेश करती है तो जल की बहुत सी नलियों के संपर्क में आती है, जिससे इसका तापमान कम हो जाता है। और इस प्रकार के हम कंडेंसर का उपयोग 7 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक क्षमता वाली प्रशीतन प्रणालियों में उपयोग होता है। अब इस प्रकार इनके उदाहरण है, इसका हम उपयोग घरों के रेफ्रिजरेटर में भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, रेफ्रिजरेशन का। जो हमारा प्रशीतन है, प्रशीतन प्रणालियों में जो हमारे मेन पार्ट्स है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंडेंसर। कंडेंसर कहाँ पे किस प्रकार लगा होता है, किस प्रकार ये बना होता है, तो हमने ये सारी चीज डिटेल से पढ़ ली। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है।